हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन तथा ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम्स हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको प्राचीन इतिहास करवा चुका हूँ, प्रागैतिहासिक काल करा चुका हूँ, चंद राजवंश और परमार राजवंश से संबंधित प्रश्नों के भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम गोरखा प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासन से संबंधित 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, गोरखा प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासन मैंने बहुत शॉर्ट में क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, क्योंकि डिटेल्स में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं कमेंट बॉक्स में कुछ लिंक पिन अप करूंगा। एक तो है ब्रिटिश वाली, तो ब्रिटिश वाली तो आपको जरूर देखनी है, और साथ में गोरखा प्रशासन के ऊपर जो क्वेश्चन है, हमारे करीबन करीब 150 तक के आसपास क्वेश्चन है, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। वो लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, तो पहले की वीडियोस दोस्तों जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम से तो काफी हेल्पफुल रहने वाली है वो वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बाकी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि गोरखा प्रशासन ने कुसही नामक कर किस पर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर गोरखा प्रशासकों ने कुसही नामक कर लगा दिया था। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या होता था? तो खुकरी गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार था। स्त्रियों का छत पर चढ़ना किस प्रशासन के समय पे जुर्म माना गया था? तो गोरखा प्रशासन के समय पे स्त्रियों का छत में चढ़ना जुर्म माना गया था, और इस पर टैक्स भी लगता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गौलादीप प्रथा, कढ़ाई दीप प्रथा तथा तराजू दीप प्रथा किस की न्याय प्रणाली थी? ठीक है, तो गोरखा प्रशासन की न्याय प्रणाली में गौलादीप प्रथा, कढ़ाई दीप प्रथा, तराजू दीप प्रथा यानी कि दिव्य प्रथाओं के हिसाब से, या दिव्य प्रथाओं का प्रचलन न्याय करने हेतु किस राजवंश में प्रचलित था? तो गोरखा राजवंश या गोरखा प्रशासन में प्रचलित था। अगला प्रश्न है खलंगा का युद्ध किसके बीच में, वह कब हुआ था? तो खलंगा का युद्ध दोस्तों हमारा हुआ था किसके मध्य में? गोरखों के मध्य में और ब्रिटिश प्रशासन के मध्य में। कब? 1814 में। अक्टूबर 1814 से लेकर नवंबर 1814 में लास्ट में हमारा ये युद्ध चला था, खलंगा का युद्ध, जिसे नालापानी का युद्ध नाम से भी जाना जाता है। देहरादून में ये युद्ध हुआ था, नालापानी नामक स्थान पे। वहीं पर हमारा वर्तमान में खलंगा का किला भी स्थित है। और डेट अगर आपसे पूछेगा तो 25 से 30 अक्टूबर 1814, कहीं कहीं 25 से 30 नवंबर 1814 भी आपको मिल जाएगा। गोरखाओं का नेतृत्व इस युद्ध में कौन कर रहे थे? बलभद्र थापा कर रहे थे। और ब्रिटिश प्रशासन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जिलेस्पी जिलेस्पी या गिलेप्सी कर रहे थे, ठीक है? गिलेप्सी कर रहे थे, और लास्ट में बलभद्र थापा के द्वारा जिलेप्सी की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। तो यह प्रश्न एग्जाम में दोस्तों एक बार पहले पूछा गया है कि किस मतलब जो खलंगा का युद्ध हुआ था या नालापानी का युद्ध हुआ था, उसमें किस ब्रिटिश प्रशासक की मृत्यु हुई थी? तो जिलेप्सी की या गिलेप्सी की इसमें मृत्यु हो गई थी, और गिलेप्सी को मार दिया था बलभद्र थापा ने। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा युद्ध की घोषणा करके मौबी के द्वारा नेतृत्व संभाला गया था इसका, और फिर यहाँ पे गोरखाओं को पराजित किया गया था। एट लास्ट उन खलंगा का युद्ध या जो नालापानी का युद्ध हुआ था, इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय हुई थी दोस्तों किसकी? गोरखाओं, सॉरी, वो ब्रिटिश की इसमें विजय हुई थी। लेकिन कौन मारा गया था? जिलेप्सी या गिलेप्सी मारा गया था। अगला प्रश्न है कुमाऊं आक्रमण में गोरखों की सहायता किस व्यक्ति ने की थी? तो हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी जी के द्वारा कुमाऊं आक्रमण में गोरखों की सहायता की गई थी। और गढ़वाल आक्रमण में भी गोरखों की सहायता किसके द्वारा की गई थी? हर्षदेव जोशी या हरकदेव जोशी जी के द्वारा की गई थी। इसी कारण इन्हें उत्तराखंड का विभीषण भी कहा जाता है, कुमाऊं का चाणक्य भी इनको ही कहा जाता है। और दोस्तों गोरखाओं के द्वारा उत्तराखंड पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था? 1790 में, ठीक है? कुमाऊं पर आक्रमण किया जाता है, और 1790 में हौलबाग का युद्ध होता है, जिसमें गोरखे क्या होते हैं? चंद राजवंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद को हरा देते हैं, और 1790 में गोरखों की सत्ता स्थापित हो जाती है कुमाऊं में। और 1790 से लेकर के 1815 तक गोरखे हमारे कुमाऊं पर शासन करते हैं। और वहीं गोरखों का गढ़वाल पर पहला आक्रमण कब होता है? 1791 में गोरखों का गढ़वाल पर पहला आक्रमण होता है, लंगूरगढ़ पर, ठीक है? लंगूरगढ़ को गोरखे जीत भी जाते हैं। उसके बाद में 1792 में एक लंगूरगढ़ की संधि होती है गोरखों के मध्य में और प्रद्युम्न शाह के मध्य में, जिसके तहत गोरखे गढ़वाल पर अपना आधिपत्य छोड़ देते हैं। फिर गोरखों के द्वारा दूसरा आक्रमण कब किया जाता है गढ़वाल पे? 1803 में किया जाता है, और उसके बाद में 1804 में गोरखे गढ़वाल को जीत जाते हैं, और 1804 से लेकर के 1815 तक गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर शासन किया जाता है। ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। और कुमाऊं आक्रमण के समय पे गोरखा जो राजा था वो कौन था दोस्तों? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, रण बहादुर शाह, ठीक है? कुमाऊं आक्रमण में गोरखाओं का राजा था, ठीक है? या नेपाल सरकार में राजा कौन था? रण बहादुर शाह। और गढ़वाल आक्रमण जब प्रथम बार हुआ था तब भी रण बहादुर शाह था, लेकिन दूसरी बार जब गढ़वाल पर आक्रमण हुआ 1803 में, तब हमारा ब्रिटिश का तब हमारा गोरखा सूबेदार कौन था? तो गोरखा सूबेदार था उस टाइम पे, या गोरखा जो राजा था वो था रण बहादुर शाह का पुत्र विक्रम शाह, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट करने हैं इससे संबंधित। बाकी दोस्तों इन सब के जो फैक्ट्स थे कि कौन-कौन सूबा हुए, किस-किस सूबा ने क्या किया, किस-किस को क्या-क्या उपाधि दी गई है, और क्या-क्या कर गोरखों के समय पे लगते थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन अप करके दे दूँगा। वो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन फॉर्मेट में ही मैंने वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें कराई गई है, ठीक है? लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था कि रण बहादुर शाह जो था नेपाल का शासक था जब कुमाऊं आक्रमण हुआ था, और जब गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था उस टाइम पे शासक कौन था? विक्रम
शाह था, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि ब्राह्मणों का पैर पूजा जाता है, सर नहीं, यह उक्ति किसके द्वारा दी गई थी? तो ब्राह्मणों का पैर पूजा जाता है, सर नहीं, यह उक्ति दोस्तों दी गई थी गोरखाओं के द्वारा। किसके? गोरखाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखों द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किस यूरोपीय यात्री ने किया है? तो हार्डविक व रैपर ने, हार्डविक, कैप्टन हार्डविक और रैपर ने गोरखों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण दासों को गोरखा प्रशासन में क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मण दासों को गोरखा प्रशासन में कठुआ कहा जाता था। क्या? कठुआ। और वही गोरखा काल में शिल्प कर्मियों को क्या कहा जाता था? तो शिल्प कर्मियों को कामी कहा जाता था। शिल्प कर्मियों को कामी और ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता था। गोरखाओं द्वारा किया गया अन्यायपूर्ण शासन क्या कहलाता था? तो गोरख्याली कहलाता था। क्या? गोरख्याली कहलाता था गोरखाओं द्वारा किया गया अन्यायपूर्ण शासन। क्या? गोरख्याली। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोरखाओं द्वारा, ये तो हो गया गोरख्याली या गोरख्याली राज। ठीक है। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय पे नेपाल का राजा कौन था? तो कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय पे नेपाल का राजा था रण बहादुर शाह। कब? 1790 में। ठीक है। और वहीं गढ़वाल पर जब पहली बार आक्रमण हुआ था तब गोरखाओं का राजा कौन था? तब भी रण बहादुर शाह ही था वैसे। और जब गढ़वाल पर हमारा गोरखाओं का दूसरा आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पे राजा कौन था? वो था गीवाण युद्ध विक्रम शाह। गीवाण युद्ध विक्रम शाह, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गोरखा आक्रमण के समय पे कुमाऊं में चंद वंश का चंद शासक कौन था? तो महेंद्र चंद था, जो कि चंद राजवंश का अंतिम शासक होता है। और महेंद्र चंद को ही 1790 में गोरखे हवलबाग के युद्ध में हरा देते हैं। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न आता है कि जब गोरखों के द्वारा जब कुमाऊं पर आक्रमण किया गया था तो किस किस के नेतृत्व में गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया गया था? ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, और इन लोगों के नेतृत्व में क्या हुआ था? कुमाऊं पर आक्रमण किया गया था। हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे, सूरवीर सिंह, ये कुछ हमारे प्रमुख व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, गोरखों ने कुमाऊं को अपने अधीन करने के पश्चात अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो जोगामल्ल शाह। जोगामल्ल शाह क्या था? गोरखों का पहला सूबा या सूबेदार था। ठीक है। तो कुमाऊं में गोरखों के द्वारा अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? जोगामल्ल शाह को किया गया। कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त भी किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? जोगामल्ल शाह के द्वारा ही 1791 में कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त भी कराया गया था। अब यहीं से दोस्तों प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कि गोरखाओं के द्वारा जो सुब्बाओं की नियुक्ति की गई थी तो सुब्बा कौन होते थे? उनके प्रशासक होते थे जो शासन करते थे। ठीक है। सुब्बा या सूबेदार उन्हें कहते थे। तो प्रथम सुब्बा तो कौन था? जोगामल्ल शाह था, जिसने गोरखाओं के समय पे प्रथम भूमि बंदोबस्त भी किया था। कब? 1791। वहीं गोरखों का अंतिम सुब्बा कौन था दोस्तों? अगर यह पूछा जाता है तो बम शाह चौतरिया। बम शाह चौतरिया गोरखाओं का अंतिम सूबेदार या सुब्बा था। कौन? बम शाह चौतरिया। ठीक है। और इसी बीच में दोस्तों एक सुब्बा और होते हैं हमारे, कौन? काजी नरसाई। काजी नरसाई के समय पे मंगल की रात घटना हुई थी, ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और बाकी किस किस सुब्बा ने क्या क्या काम किया दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। कुमाऊं के सुब्बा अलग होते थे, गढ़वाल के सुब्बा अलग होते थे। कुमाऊं का प्रथम सुब्बा कौन था? जोगामल्ल शाह था। और कुमाऊं का अंतिम सुब्बा कौन था? बम शाह चौतरिया था। ठीक है। जिसे कभी कभी हम भीम शाह नाम से भी जानते हैं। वहीं आपसे पूछा था कि गढ़वाल का प्रथम सुब्बा कौन था? तो गढ़वाल का प्रथम सुब्बा था कौन? अमर सिंह थापा। कौन? अमर सिंह थापा। और गढ़वाल का अंतिम सुब्बा कौन था? तो अमर सिंह थापा के ही वंशज, मतलब या उसके ही प्रशासक थे अंतिम सुब्बा। तो अंतिम सुब्बा के बारे में हमें गढ़वाल में किसी के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न बनता है मौलाराम के बारे में कि मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किसे दी थी? तो मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि रणजोर सिंह थापा को दी थी। किसको? रणजोर सिंह थापा को दी थी। याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है। और नेपाल सरकार ने भी अमर सिंह थापा को क्या कहा था? अलंकार या काजी की उपाधि भी दी थी। तो नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे दी थी? अमर सिंह थापा को दी थी। और वहीं आपसे पूछा था प्रश्न कि मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किसे दी? तो रणजोर सिंह थापा को दी थी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा चुका हूं, तो मैं एक समराइज करके आपको ये बता रहा हूं ताकि आप वो वीडियो देखें और वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को फिर क्लियर करके जाएं, ताकि एग्जाम में आप लोगों का इस प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं पर गोरखों ने आक्रमण कब किया? 1790 में किया, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। गोरखा प्रशासन के लिए गोरखाओं ने कुमाऊं को अपने अधीन करने के पश्चात अपना पहला सूबेदार जोगामल्ल हो गया। कुमाऊं पर गोरखों ने आक्रमण किया कब? 1790 में। गोरखा प्रशासन के समय लिए जाने वाले महत्वपूर्ण कर कौन से थे दोस्तों? ठीक है। तो भूमि कर को टीकाकरण नाम से जाना जाता था। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या? मांगा कर कहलाता था। बुनकरों से लिया जाने वाला कर टान कर कहलाता था। शिल्पकारियों व जागरिया ब्राह्मणों द्वारा लिया जाने वाला कर मिजारी कर कहलाता था। और पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर दोस्तों क्या? मरो कर कहलाता था। और एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि चंद्र राजवंश की 36 रकम 32 कलम या चंद्र राजवंश की कर प्रणाली का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों गोरखाओं के द्वारा ही चंदों की कर प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। किसके द्वारा? गोरखों के द्वारा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। 36 रकम 32 कलम की जो प्रथा थी उसका उन्मूलन किसने किया? गोरखाओं के द्वारा किया गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण कर इनके समय पे लगते थे। टीका कर, जिसे भूमि कर भी कहते हैं। ठीक है। टीका भेंट कर मेनली दोस्तों नहीं, भूमि कर जो था आपका वो था पुंगाड़ी कर। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, टीका कर नहीं हुआ है। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है। पुंगाड़ी कर
पुंगाड़ी कर क्या था, भूमि कर था, ठीक है। पुंगाड़ी कर जो था यह भूमि कर होता था, ठीक है। गाड़ी भूमि पर चलती है तो पुंगाड़ी कर भूमि पर लगता है, ठीक है। और जो टीका भेंट कर था वह विवाह या शुभ अवसरों पर जो कर लिया जाता था उसे कहते हैं टीका कर, ठीक है। मांगा कर युद्ध के समय पे जो कर लिया जाता था मांगा कर। टान कर यानी कि बुनकरों से लिया जाने वाला कर टान कर कराता था। शिल्प कर वह जागर ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर मिजारी कर कहलाता था। पुत्रहीनों से लिया जाने वाला कर मरो कर कहलाता है, ठीक है। छिपाई गई संपत्ति पर भी कर लगता था दोस्तों, जिसे बहता कर कहते थे, ठीक है। ऐसे ही संपत्ति के लेन देन के समय लगने वाला कर पगड़ी कर कहलाता था या पंगड़ी कर कहलाता था, ठीक है। एक था अधनी दफ्तरी कर, यानी कि राजस्व कार्य में लगे या राजस्व कार्य में करने वाले कर्मचारियों से लिया जाने वाला कर क्या था, अधनी दफ्तरी कर था, ठीक है। ऐसे बहता कर था छिपाई गई संपत्ति पर जो कर लगता था, ठीक है। टांट कर या तान कर कपड़ों पे लगने वाला कर था। ऐसे ही दोस्तों एक था सोन्या फागुन कर, ठीक है। तो सोन्या फागुन कर क्या था, उत्सवों के समय पे जो कर लिया जाता था उसे सोन्या फागुन कर कहा जाता था गोरखों के समय पे, ठीक है। ऐसे ही मांगा कर था युद्ध के समय जो कर मानते थे। रहता कर था कि गांव छोड़कर जो जाता था उस पर रहता कर लगा दिया जाता था। एक था घर ही बिछई कर जो प्रत्येक परिवार पर लगता था, ठीक है। ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगा दिया था गोरखों के द्वारा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे गोरखा राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको इससे संबंधित अन्य प्रश्नों के बारे में भी जानना है तो वो गोरखा प्रशासन वाली जो लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ आप उनको जरूर देख लीजिएगा। बाकी उसमें कुछ चीजें हमारी मिस हैं, देखते देखिए। संगौली की संधि कब वो किसके मध्य में हुई थी, तो अंग्रेजों के मध्य में और गोरखाओं के मध्य में संगौली की संधि हुई थी कब, 28 नवंबर 1815 को। कहीं कहीं आपको 2 दिसंबर 1815 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसी अल्मोड़ा का युद्ध कब हुआ था आपसे पूछा जा सकता है, या लाल मंडी का युद्ध कब हुआ था, तो 27 अप्रैल 1815, 27 अप्रैल 1815 को गोरखाओं के मध्य में और अंग्रेजों के मध्य में क्या हुआ था, अल्मोड़ा का युद्ध हुआ था, जिसे हम लाल मंडी का युद्ध भी कहते हैं। और लाल मंडी की संधि भी कब हुई थी, यही 27 अप्रैल 1815 को हमारी लाल मंडी की संधि भी हो जाती है। और कुमाऊं पर ब्रिटिश शासन का आधिपत्य कब हुआ था, इसी 27 अप्रैल 1815 को हो गया था, जब इन्होंने कुमाऊं को जीत लिया था। और गढ़वाल कब जीता था इन्होंने, गढ़वाल इन्होंने 1814 में ही जीत लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और लाल मंडी का युद्ध मैंने आपको बता दिया 27 अप्रैल 1815, कहीं कहीं आपको 25 अप्रैल 1815 भी देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और लाल मंडी के किले को ही वर्तमान में फोर्ट मोरिया किले के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में संगौली की संधि हुई थी, और संगौली की संधि जो हुई थी 28 नवंबर 1815 या 2 दिसंबर 1815 को। इसे नेपाल सरकार द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया था, 4 मार्च 1816 को इसे फिर नेपाल सरकार के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों एक दो युद्ध और हुए थे हमारे जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, कि गणनाथ डांडा का युद्ध कब कब हुआ था, तो 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा का युद्ध हुआ था। यह भी अंग्रेजों के मध्य और गोरखाओं के मध्य में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था कौन, हस्तीदल, सॉरी अंग्रेजों की तरफ से जनरल ऑक्टर लोनी था, और गोरखाओं की तरफ से कौन था, हस्तीदल चौतरिया, ठीक है। गणनाथ डांडा का युद्ध, ठीक है। गणनाथ ताकुला अल्मोड़ा वाले स्थान पे यह युद्ध हुआ था। और वैसे ही जो हमारी लाल मंडी की संधि हुई थी, या जो अल्मोड़ा का युद्ध हुआ था या लाल मंडी का युद्ध हुआ था, इसमें कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था कौन दोस्तों, ई गार्डनर, जो कि पहला कुमाऊं का बिस्तर भी बनते हैं, ई गार्डनर साहब नेतृत्व कर रहे थे। और वहीं गढ़वाल की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, बमसा, ठीक है, बमसा। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। बाकी एक संधि और होती है मलाऊगढ़ की संधि, जो कि अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी के बीच में होती है। तो ये कुछ बेसिक से चीजें थी, मैं आपको पहले करवा भी चुका हूँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्रिटिश शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ब्रिटिश प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ठीक है। इसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में पिनअप कर रहा हूं, वो आपको जरूर देखना है दोस्तों। उसमें मैंने जो महत्वपूर्ण कमिश्नर है उनके बारे में सारी जानकारियां बताई हुई है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ में पोस्टमार्टम क्लासेज आप लोगों ने देखी होंगी, तो वहां पे भी मैं जितने भी कमिश्नर आते थे उनके बारे में सब कुछ चीजें कवरअप करते हुए चलता था। तो यहाँ पर भी कुछ इंपोर्टेंट जो हमारे प्रश्न है वो मैं आपको कराऊंगा आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। बाकी वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स वाली। पहला प्रश्न है, कुमाऊं का स्वर्णिम काल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है, तो जॉन हेलिड बैटन के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक, किसके, बैटन के कार्यकाल को। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर के समय नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था, तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के समय पर नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, दास प्रथा को किस कमिश्नर ने कुमाऊं से समाप्त किया था, तो जॉर्ज गोबान के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और वहीं बाल विक्रय प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो बाल विक्रय प्रथा को दोस्तों हमारा एडवर्ड गार्डनर के द्वारा बाल विक्रय प्रथा को समाप्त किया गया था। बच्चों के विक्रय को किसने समाप्त किया, एडवर्ड गार्डनर ने किया। महिलाओं के क्रय विक्रय को किसने समाप्त किया, महिलाओं के क्रय विक्रय पर किसने रोक लगाई, ट्रेल ने लगाई। और वहीं दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, वह लगाया जॉर्ज गोबान ने। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पद से विमुक्त होने वाले पहले ब्रिटिश कुमाऊं कविस्तर कौन थे, तो जॉर्ज गोबान को उनके पद से निकाल दिया गया था, ठीक है, पद से विमुक्त हो गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के पहले कार्यवाहक कमिश्नर कौन थे, तो जॉर्ज गोबान ही हमारे कुमाऊं के पहले कार्यवाहक कमिश्नर भी थे, जो कि ट्रेल के रिटायर होने के बाद कुछ समय पे इन्होंने, या कमिश्नर गोबान कुछ समय तक इन्होंने कार्यवाहक कमिश्नर का काम भी किया था। उसके बाद में इन्हें कुमाऊं कमिश्नर भी बना दिया जाता है, और अनुभवहीन कमिश्नर के नाम से भी इनको जाना जाता है, अनुभवहीन कमिश्नर। अगला है,
डबल लॉक व्यवस्था, डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत कब व किस कमिश्नर के समय पे हुई थी? तो ट्रेल के द्वारा डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी कब? 1824 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत किसने? ट्रेल ने करी थी। और 1824 में ही ट्रेल के द्वारा रवाई परगना को टिहरी रियासत में मिला दिया गया था। तो रवाई परगना को टिहरी रियासत में कब मिलाया गया? 1824 में ही मिलाया गया। डबल लॉक की व्यवस्था भी 1824 में ही हुई थी ट्रेल के समय पे। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, एक क्रम आप जरूर याद लीजिएगा। पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ई गार्डनर थे। ठीक है, ई गार्डनर प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे 1815 से लेकर 3 मई 1815 से लेकर के 1816 तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। उसके बाद में 1816 से लेकर 1835 तक हमारे दूसरे कुमाऊं कमिश्नर हुए कौन? कमिश्नर ट्रेल। फिर 1836 से लेकर के 1838 तक हमारे तीसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन हुए? गोबान हुए। कौन? गोबान हुए। फिर 1838 से लेकर के 1848 तक हमारे चौथे कुमाऊं कमिश्नर कौन हुए? लुसिंगटन हुए। कौन? लुसिंगटन हुए। और 1848 से लेकर के 1854 तक, सॉरी 1856 तक हमारे जो पांचवें कुमाऊं कमिश्नर हुए वो कौन हुए? बैटन हुए। और छठे कुमाऊं कमिश्नर कौन हुए? वह हुए दोस्तों हेनरी रैमजे, 1856 से लेकर के 1884 तक। ठीक है, इतने कुमाऊं कमिश्नर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाता है कि आजादी तक, भारत की आजादी तक कितने कुमाऊं कमिश्नर रहे थे दोस्तों? हमारे भारत की आजादी तक हमारे 23 कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। कितने? 23 कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। ठीक है, और उत्तराखंड में अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर जो कि 23वें थे, कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू विनले, डब्ल्यू डब्ल्यू विनले थे, जिन्हें उत्तराखंड में अंतिम कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड के प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो 24वें कमिश्नर थे वो प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर। कौन? के एल मेहता जी। कौन? के एल मेहता जी प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। और यहां से आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि जो ब्रिटिश कमिश्नर हुए उनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग या उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग लगाइए, तो आप लगा सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न है, गार्डनर के सहायक के समय, गार्डनर के सहायक के समय ट्रेल ने कब अल्मोड़ा से श्रीनगर में डाक सेवा प्रारंभ करी थी? दोस्तों एक प्रश्न आप थोड़ा संशोधित कर लीजिएगा कि गार्डनर के द्वारा अल्मोड़ा से श्रीनगर तक प्रथम बार डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी? यह प्रश्न होना चाहिए। 1815 में गार्डनर के द्वारा अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य में प्रथम बार डाक व्यवस्था शुरू की गई थी, 1815 में। और एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनते हैं? 3 मार्च 1815 को बनते हैं और श्रीनगर से अल्मोड़ा के मध्य डाक व्यवस्था को शुरू करते हैं एडवर्ड गार्डनर 1815 में। फिर इस डाक व्यवस्था को परमानेंट कौन करता है? 1816 में वह ट्रेल के द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच में किसने करी थी? गार्डनर के द्वारा ही करी गई थी। यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में आगमन कब हुआ? 1814 में उत्तराखंड में इनका आगमन हुआ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तराखंड में स्थापना कब हुई? 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उत्तराखंड में स्थापना हो जाती है। यहीं से प्रश्न आता है कि कुमाऊं, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर थे। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ था? स्टार्टिंग समय पे अल्मोड़ा में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था, अल्मोड़ा के लाल मंडी किले में या फोर्ट मोइरा किले में। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा किले के नाम से भी जाना जाता है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो लालमंडी किले को, जो अल्मोड़ा में स्थित है, उसी को फोर्ट मोइरा किले के नाम से भी जाना जाता है। और कुमाऊं कमिश्नरी का प्रारंभिक मुख्यालय यही अल्मोड़ा में स्थित था। फिर कुमाऊं कमिश्नर के मुख्यालय को अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? तो अक्टूबर 1855 में, अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नर के मुख्यालय को अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। और इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर हमारा कौन था? फिर बैटन था। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनता है दोस्तों कि सबसे पहले कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया? अंग्रेजों में। तो एडवर्ड गार्डनर के द्वारा, जो कि अंग्रेज थे, सबसे पहले कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। कर प्रणाली में शुरुआत करी गई थी एडवर्ड गार्डनर के द्वारा। और दो कर लगाए थे मेनली, माल कर जो कि भूमि कर था और दूसरा था सागर जो कि गैर भूमि कर हुआ करता था। ठीक है, इसी के साथ ट्रेल गार्डनर का सहयोगी बनाया गया था सबसे पहले। ठीक है, और ट्रेल के समय पर ही ट्रेल ने ही बच्चों के क्रय, सॉरी गार्डनर ने ही क्या किया था? बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई थी। किसने? गार्डनर ने। ठीक है, और 1815-16 में पहला भूमि बंदोबस्त भी कौन करता है? गार्डनर ही करता है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किसने किया? यह प्रश्न पूछा आता है। तो ट्रेल ने सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किए थे। ऐसे दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि ट्रेल ने नेटिव डॉक्टर्स की स्थापना या नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति कब की थी? तो 1833 में ट्रेल के द्वारा नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी। कहां पे? अल्मोड़ा में। नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति अल्मोड़ा में ट्रेल के द्वारा की गई थी। बाकी वो वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, वहां पे सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक एक करके आपको बता रखे हैं। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर पर हिंदू धर्म प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा था? तो कमिश्नर ट्रेल पर दोस्तों हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा था। ठीक है, किस पे? कमिश्नर ट्रेल पर। अगला प्रश्न है, ट्रेल ने कब पटवारी के पदों का सृजन किया? तो ट्रेल के द्वारा 1819 में पटवारी के पदों का सृजन किया जाता है। कब? 1819 में। और 9 पटवारी के पदों का इसने सृजन किया था। इसी कारण राजस्व पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में भी ट्रेल को जाना जाता है। सबसे पहले राजस्व पुलिस के बारे में या पटवारी की नियुक्ति किसने करी थी? ट्रेल ने करी थी। लेकिन राजस्व व्यवस्था कब से शुरू हुई? अगर आपसे प्रश्न पूछा था तो 1874 दोस्तों आपको याद रखना है, जो कि किसका समय पीरियड था? यह था हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे को ही मुख्यतः राजस्व
पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता या जनक के रूप में जाना जाता है। जन्मदाता वैसे ट्रेल थे, लेकिन मूल रूप से 1874 में फिर ये राजस्व जो हमारे पुलिस थी, यह पूरे उत्तराखंड में इसका शासन प्रशासन फैल गया था। इसी कारण हेनरी रैमजे को मुख्यतः राजस्व पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता या जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन सबसे पहले पटवारी के पदों का सृजन किसने किया था? ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। सबसे पहले कुमाऊं में रेगुलेशन 10 किसने लगाया था दोस्तों? रेगुलेशन 10 किसके समय पे आया था? तो 1817 में ट्रेन के द्वारा ही यहाँ पे रेगुलेशन 10 को लागू किया गया था। अगर उसने 80 साला बंदोबस्त किस कमिश्नर के समय पर हुआ था? तो ट्रेल के समय पे दोस्तों 1823 में सन संवत 80 में ये बंदोबस्त हुआ था। इसी कारण इस बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। और ठीक है, वहीं सन 80 का बंदोबस्त पूछेगा, सन 80 का, तो वो हो जाएगा बैटन। सन 80 का बंदोबस्त बैटन। और भूमि बंदोबस्त वाली भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च करिएगा उत्तराखंड का भूमि बंदोबस्त बाई उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने पूरा भूमि बंदोबस्त बता रखा है। अगला प्रश्न है, ट्रेल ने कब राजस्व ग्राम सीमाओं का राजकीय अभिलेखन किया? ठीक है, तो 1823 में ट्रेल के द्वारा सबसे पहले राजस्व ग्राम सीमाओं का राजकीय अभिलेखन किया गया। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है कि ट्रेल के द्वारा खच्चर सेना का गठन कब किया गया? ठीक है, तो ट्रेल के द्वारा दोस्तों 1823 में ट्रेल के द्वारा खच्चर सेना का गठन किया गया था। और गिल के सुझाव पर या प्रोफेसर ग्लिन के सुझाव पर इसने खच्चर सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के पहले ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? तो ई गार्डनर साहब थे। ठीक है, 3 मई 1815 को बनते हैं। स्थानीय परंपराओं के आधार पर ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में विभाजित किया था? ठीक है, तो ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया था। कितने? 26 परगनों में विभाजित किया था। और ट्रेल के समय पे कुमाऊं में 26 परगने थे दोस्तों। और गढ़वाल में कितने परगने थे? गढ़वाल में 19 परगने थे। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन ने किस कमिश्नर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में भेजा था? तो ब्रिटिश शासन के द्वारा ई गार्डनर साहब को काठमांडू कोर्ट में 13 अप्रैल 1816 को आयुक्त के रूप में भेज दिया था। कहाँ पे? नेपाल में। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला किस कमिश्नर के कार्यकाल में पड़ी थी? तो ब्रिटिश प्रशासन की वास्तविक आधारशिला दोस्तों ट्रेल के शासनकाल में पड़ी थी। किसके? ट्रेल के शासनकाल में ही ब्रिटिश प्रशासन की वास्तविक आधारशिला पड़ती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अंग्रेजी राज्य कब शुरू हुआ या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1815 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है? तो हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा, कुमाऊं का राजा या कुमाऊं का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय कमिश्नर के रूप में भी हेनरी रैमजे को ही जाना जाता है, जो कि 1856 में कुमाऊं के छठे कमिश्नर बनते हैं। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर के छठवें कमिश्नर होते हैं हेनरी रैमजे। और 1857 की क्रांति के समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय पे भी कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ही थे। कौन? हेनरी रैमजे ही थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी रैमजे ने नेपाल की किस सेना से सहायता ली थी? तो रणवीर सेना, नेपाल की रणवीर सेना को बुला लिया था 1857 की क्रांति के दौरान। तो नेपाल की रणवीर सेना की मदद किसने ली थी? हेनरी रैमजे ने ली थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान। अगला प्रश्न है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब और किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो 1867 में हेनरी रैमजे के द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। और उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा कराया गया था? यह प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पे भी आपको हेनरी रैमजे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि हेनरी रैमजे के द्वारा ही सबसे पहले 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन कब हुआ? तो प्रथम बार भूस्खलन हुआ था 1867 में। और दूसरी बार जो भूकंप हुआ था वो था 1880 में। 30 सितंबर 1880 दोस्तों याद रखना है, नैनीताल में खतरनाक भूकंप हुआ था। कब? 30 सितंबर 1880 को। और जो हमारा नैना देवी मंदिर है ये भी इसी भूकंप भूस्खलन में ध्वस्त हो गया था। अगला प्रश्न है, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी रैमजे के द्वारा 1883 में दोस्तों तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना भी की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना कब की गई? तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना की गई 1848 में। ठीक है, कब? 1848 में। और किसके समय पे की गई थी? तो लुसिंगटन के समय पे की गई थी। अगला प्रश्न है, तराई भाबर में नहरों, ये नेहरू नहीं होगा दोस्तों, नहरों का जाल बिछा के किसानों की सहायता किस कमिश्नर ने की थी? तो तराई भाबर के पिता के रूप में या तराई भाबर के बाप के रूप में भी हेनरी रैमजे को जाना जाता है। और हेनरी रैमजे के द्वारा ही यहाँ पर नेहरू का जाल बिछाकर किसानों की सहायता की गई थी और यहाँ पे खेती की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हेनरी रैमजे के शासनकाल को ही कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इसे कहा जाता है दोस्तों। और मूल रूप से ये जो हेनरी रैमजे था कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का ही निवासी था। इसे रामजी साहब या रैमजे साहब के नाम से भी जाना जाता था। और उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नर रहने वाला कुमाऊं कमिश्नर भी कौन था? वो था हेनरी रैमजे। ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और रैमजे के द्वारा आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास यहाँ पे किया गया था। इसके द्वारा कई स्कूलों की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और हेनरी रैमजे के समय पर ही 1858 में सबसे पहले पादरी विलियम बटलर ने, कब? 1858 में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में एक मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना भी करी थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान देने वाले पहले कमिश्नर कौन थे? तो हेनरी रैमजे कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान देने वाले पहले कमिश्नर थे। कौन? हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, बैटन के समय गढ़वाल का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था? तो बैटन के समय पे गढ़वाल का असिस्टेंट कमिश्नर था कौन? वाटसन। और बैटन के कार्यकाल को ही कुमाऊं में ब्रिटिश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है। डाक बंगलों के रखरखाव व संरक्षण पर विशेष ध्यान किस कमिश्नर ने दिया था? तो बैटन के द्वारा डाक बंगलों के रखरखाव और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया था। और बैटन के समय पर ही दोस्तों जो कमिश्नर स्ट्रेची थे, इसके सहायक, उनके द्वारा गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण भी कराया गया था। कहाँ पे? श्रीनगर में। याद रखना है आपको ये भी। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर के समय कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया? तो बैटन के समय अक्टूबर 1855 में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया था। और वर्तमान में भी कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में ही स्थित है। कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1815 और 1839, ये दोनों साल आपको याद रखने, जो भी ऑप्शन में मिलेगा सही करके आ सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश कमिश्नर ने बरेली मंडल से भागकर आए सिविल सैन्य अधिकारियों को नैनीताल में सुरक्षा दी थी? तो हेनरी रैमजे ने बरेली मंडल से भागकर आए सिविल सैन्य अधिकारियों को नैनीताल में सुरक्षा दी थी। किसने? हेनरी रैमजे ने। ठीक है। और ठेकेदारी प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ठेकेदारी प्रथा को भी दोस्तों हेनरी रैमजे के द्वारा ही समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, नैनीताल में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1858 में दोस्तों पादरी विलियम बटलर के द्वारा सबसे पहले नैनीताल में क्या मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की जाती है। यह भी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में दोस्तों कमिश्नर ट्रेल के द्वारा की गई थी। पौड़ी जेल की स्थापना 1827 में या कहीं 1821 में मिलेगा, किसके द्वारा? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा की गई थी। आबकारी विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1822 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से ट्रेल पास दर्रे की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही की गई थी। और कमिश्नर, ये जो ट्रेल पास दर्रा है किस किस के मध्य में स्थित है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों कि कुमाऊं का प्रशासनिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? ट्रेल के द्वारा ही 1821 में सबसे पहले कुमाऊं का प्रशासनिक विभाजन किया जाता है। कुमाऊं में कितने प्रगने और कितनी पट्टियां थी ट्रेल के टाइम पे? 19 प्रगने और 125 पट्टियां थी। ठीक है। और गढ़वाल में कितने प्रगने और पट्टियां थी? तो गढ़वाल में 11 प्रगने और 86 पट्टियां थी। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, कुमाऊं में 19 प्रगने और 125 पट्टियां थी और गढ़वाल में 11 प्रगने और 86 पट्टियां थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपना कार्य हिंदी में करना शुरू किया था? तो 1927 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपना कार्य हिंदी में करना शुरू कर दिया था। ठीक है। श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल कब बनाया गया था? 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्यूलर स्कूल बनाया गया था। मेमोयर्स ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो GR काला के द्वारा मेमोयर्स ऑफ राज कुमाऊं पुस्तक लिखी गई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कानूनगो को इंस्पेक्टर व पटवारी व सब इंस्पेक्टर का दर्जा दिया गया था? तो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1858 के तहत कानूनगो को इंस्पेक्टर व पटवारी को सब इंस्पेक्टर का दर्जा, कानूनगो को इंस्पेक्टर का और पटवारी को सब इंस्पेक्टर का दर्जा कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 के दौरान दिया गया था। चौरस भूमि कितने प्रकार की होती थी? तो चौरस भूमि दोस्तों 4 प्रकार की होती थि। किस कमिश्नर ने 20 साल बंदोबस्त किया था? तो बैटन के द्वारा 20 साल बंदोबस्त किया गया था। सबसे पहले 20 साल बंदोबस्त किसने किया था? बैटन ने किया था। 1843 से लेकर के 1863 तक जो हमारा रहा था। ठीक है। किसने? बैटन ने। ब्रिटिश गढ़वाल में प्रधान व कानूनगो का पद होता था क्या? पैतृक या आनुवंशिक? ठीक है। प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि ब्रिटिश गढ़वाल में प्रधान और कानूनगो का पद कैसा होता था? तो पैतृक और वंशानुगत होता था। प्रशासन की सुविधा के लिए ब्रिटिश गढ़वाल को बांटा गया था कितने प्रगनों में? 11 प्रगनों और 86 पट्टियों में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का प्रशासन किसके अधीन होता था? तो असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन ब्रिटिश गढ़वाल का प्रशासन होता था। और जो कुमाऊं कमिश्नर था वह कहाँ? कुमाऊं में बैठता था, अल्मोड़ा में। ठीक है। और ब्रिटिश गढ़वाल असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर के अंतर्गत ब्रिटिश गढ़वाल को रखा गया था? कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत ब्रिटिश गढ़वाल को रखा गया था। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी से श्रीनगर कब स्थानांतरित किया गया दोस्तों? तो 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी से श्रीनगर स्थानांतरित किया गया था। जब 1815 में ब्रिटिश गढ़वाल की स्थापना होती है तो इसका मुख्यालय कहां पे होता है? श्रीनगर होता है। मुख्यालय इसका श्रीनगर में होता है। और ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय भी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया था? 1840 में किया गया था। यह प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया था? 1840 में किया गया था। और वहीं पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी? पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी? पौड़ी गढ़वाल जनपद की 1839 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना होती है। आयोग भी आंसर 1839 ही मानता है। और अगर 1839 ऑप्शन में नहीं होगा तब दोस्तों आप लोग 1840 भी आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ब्रिटिश प्रशासन और गोरखा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। अगली वाली वीडियो में हम उत्तराखंड में वन आंदोलन और इससे आगे का जो पोर्शन है हमारे अजय रावत जी की पुस्तक से उसको कवर अप करते हुए चलेंगे। लेकिन आज मैंने आपको जो भी कराया है दोस्तों आप ये जरूर देख लें, और जो वीडियो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिनअप करके दे रहा हूं उनको भी आप जरूर देख लें। और ऐसे प्रश्न देखिए 2-3 प्रश्न और बन सकते हैं कि ना अपील, ना वकील, ना दलील,
का शासनकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ट्रेल के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है? ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना कहाँ स्थापित किया गया था? कोटद्वार में ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सुचारू रूप से डाक व्यवस्था किसने शुरू करी थी? तो ट्रेल ने करी थी। इसी प्रकार से चाय की खेती का जो प्रथम बार उत्तराखंड में चाय की खेती हो सकती है, किसने कहा था? विशब हेबर ने कहा था 1824 में, जब वो यहाँ पे आया था ट्रेल के शासनकाल में, कि यहाँ पे चाय की खेती हो सकती है। उसके बाद में 1835 में चाय का प्रथम बागान लगाया जाता है फॉकनर के द्वारा, कहाँ पे? लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में। तो चाय का प्रथम बागान कहाँ लगाया था? फॉकनर के द्वारा लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में लगाया गया था चाय का पहला बागान, ये भी याद रखना आपको, ठीक है? और जन्म मृत्यु व विवाह को पंजीकृत करने की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो ट्रेल के द्वारा ही 1828 में जन्म, मृत्यु और विवाह को पंजीकृत करने की व्यवस्था शुरू की गई थी। साल के वृक्ष की कटाई पर रोक ट्रेल के द्वारा लगाई गई थी, कब? 1826 में। बद्रीनाथ केदारनाथ सड़कों का निर्माण 1827-28 में ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। इसी कारण इस पे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने का आरोप भी लगा, ठीक है? आधुनिक हल्द्वानी का संस्थापक ट्रेल को ही माना जाता है। ट्रेल के द्वारा ही आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना की जाती थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है? इसी प्रकार से रेगुलेशन 10 सबसे पहले कमिश्नर ट्रेल के शासनकाल में ही आता है 1817 में। उसके बाद में लुचिंगटन के शासनकाल में भी आता है, ठीक है? तराई जनपद का गठन कब हुआ? तराई जनपद का गठन 1842 में तराई जनपद का गठन हुआ था, ठीक है? तराई जिले का गठन हुआ था 1842 में। गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? बागेश्वर में गोमती पुल का निर्माण कब हुआ था? 1848 में हुआ था। मसूरी नगरपालिका की स्थापना कब हुई थी? 1842-43 में मसूरी नगरपालिका की स्थापना हुई थी। नैनीताल नगरपालिका की स्थापना कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगरपालिका की स्थापना हुई थी। हरिद्वार में गंगा नहर का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था? 1842 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? सबसे पहले जो हमारा ट्रेन इंजन कहाँ चलाया गया था? 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कल्लीर के बीच में चलाया गया था। और किसके समय पे चलाया गया था? तो बैटन के समय पे चलाया गया था। रुड़की में ऊपरी गंगा नहर निर्माण कार्य 1842 से शुरू होता है। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना 1847 में होती है, ठीक है? डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना अल्मोड़ा में 1848 में होती है, ठीक है? या दवाखाने की स्थापना इसी प्रकार से ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य 1854 में पूरा हुआ। बैटन के समय पर यह पूरा हुआ था, ठीक है? हेनरी रैमजे के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया। कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक या मुकुट रहित राजा, इस नाम से आना था। 1857 की क्रांति हेनरी रैमजे के समय पर ही हुई थी। कालू मेहरा ने जो क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था, हेनरी रैमजे के समय पर ही बनाया था, ठीक है? और रणवीर सेना का गठन किया था हेनरी रैमजे ने। गोरखाओं की रणवीर सेना का गठन किया था। कुमाऊं काउंसिल की स्थापना हेनरी रैमजे के द्वारा 1856 में की गई थी। लाइसेंस नीति या वनों की ठेकेदारी व्यवस्था को बंद किसने किया था? हेनरी रैमजे ने किया था, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियोज में भी आपको डिटेल्स में इस प्रकार के प्रश्नों को बता चुका हूं, जो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन अप किए हुए हैं, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।